हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस से रिलेटेड जानकारी दी थी। टेंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और टेंस का चार्ट मैंने आपको समझाया था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस नए टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सबसे पहले मेंशन किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हैबिचुअल HABITUAL हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। हैबिचुअल टेंस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम आदतों का जिक्र करते हैं। हम बार बार की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, हैबिट का जिक्र करते हैं, इसलिए इसे हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान यानी इसका आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और यही पहचान इसकी क्यों होती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। इस पहचान को पहले थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। हिंदी बोलते वक्त जिस वाक्य के अंत में पढ़ता है, जाती है, खेलते हैं, बेचता है, खाता है, पीता है, देखता है, आता है, जाती है, खेलती है, पढ़ती है, लिखती है, आते हैं, जाते हैं, ऐसा कुछ वीडियो आपको ऐसा किसी भी हिंदी के वाक्य में लास्ट में सुनने को मिल जाए तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट क्योंकि सबके लास्ट में आ रहा है। अगर सबके लास्ट में आ रहा होता था तो ये पास्ट का हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ इसकी पहचान यही क्यों बनाई गई। जैसा मैंने आपको बताया, इसे हैबिचुअल टेंस बोलते हैं, यानी कि आदत। दोस्तों, ध्यान रखें, बार बार की हमारी कोई आदत हो, बार बार का कोई रूटीन हो, बार बार का रिपीट होने वाला कोई एक्शन हो, और जो अभी भी होता हो, हमारी कोई हैबिट जो अभी भी है, कोई ऐसा एक्शन जो अभी भी होता है, कोई ऐसी आदत जो अभी भी हमने रखी हुई है, जिस आदत को हम अभी भी फॉलो करते हैं, बार बार के किसी एक्शन को, होने वाले एक्शन को हम अभी भी फॉलो करते हैं, तो उस एक्शन को, बार बार के होने वाले एक्शन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आप कुछ भी अपनी हैबिट का, डेली रूटीन का, डेली जॉब वर्क का, डेली का, हफ्ते में, महीने में, साल में, 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में जो एक बार हो, यानी कि हर दिन, हर मिनट, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने होता हो, हर 10 साल में होता हो, हर 50 साल में होता हो, हर 100 साल में एक बार होता हो, यानी कि बार बार रिपीट होता है, ऐसे किसी भी एक्शन की अगर आप बात करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया जाएगा। जैसे कि आप ये कहें, आप हर सप्ताह मंदिर जाते हो। अगर आप कहेंगे मैं हर सप्ताह मंदिर जाता हूँ, तो लास्ट में ता है, ती है में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। हैबिट बताते वक्त, बार बार का एक्शन होने वाला, रिपीटेड एक्शन को बताते वक्त लास्ट में ता है, ती है, ते है, यही आता है। ठीक है, इसीलिए ये इसकी पहचान बन गए। चलिए आइए देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया, वो होगी डू और डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो इसमें यूज़ होंगी, डू और डज। डू को हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, डज को हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। उसके बाद मैं बता देता हूँ मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने वर्ब की फॉर्म पढ़ी होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन तीनों में से फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सिंपल टेंस बनाने का नियम क्या है, क्योंकि 3 तरह के टेंस अब हम पढ़ेंगे हर टेंस में। हर टेंस में हम 3 तरह के टेंस पढ़ेंगे, सिंपल, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। सिंपल यानी कि साधारण, निगेटिव यानी कि नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंपल टेंस बनाने का नियम क्या है। दोस्तों, एक बात याद रखना, 12 टेंस जो हम पढ़ने वाले हैं, 12 के 12 टेंस में रूल सेम रहेंगे, बस थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। बाकी का जो रूल्स हैं वो सभी सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि इतने सारे रूल याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूल्स जो हैं दोस्तों सेम रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल में मैंने यहाँ 2 रूल लिखे हैं और दोनों में लगभग एक अंतर आ रहा है, SES, और कोई अंतर नहीं है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है, आपको इस रूल को ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। सिंपल में सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और ऑब्जेक्ट लेना है। दोनों रूल सेम है, बस ये छोटा सा माइनर अंतर है। तो ये अंतर क्यों है, आज ये आपको मैं बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज़ करना होता है। सिंपल टेंस, स्पेशली सिंपल टेंस में
मेन वर्ब का यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती। क्यों नहीं लगानी होती वो मैं बता दूंगा आपको। देखिए ये सब्जेक्ट है अमर, प्लेज क्रिकेट। अभी यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है उसमें एस या ई एस को प्लस करके लिखा गया है, यानी मेन वर्ब में आपको एस या ई एस जोड़कर लिखना है। कब लिखना है बता देता हूँ। अमर, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की है, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा एक सिंगल व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, टेंस का जो सब्जेक्ट है एक अकेला व्यक्ति हो, सिंगल हो, तो उसके साथ लगने वाली वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना ही पड़ेगा अगर वो एक अकेला व्यक्ति है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आपको एस या ई एस नहीं लगाना। बस ये छोटा सा माइनर फ़र्क है। जैसे एक व्यक्ति है तो प्ले की स्पेलिंग में हमने एस लगाया और उसके बाद लिखा क्रिकेट। यहाँ पे भी देखो सोनू सिंग्स, सिंग माने गाना, ठीक है, उसमें एस लगा दिया, गाता है, सोनू गाता है एक गाना। अमर खेलता है क्रिकेट। लेकिन यहाँ पे देखो दे का मतलब होता है वे, यानी कि एक से ज़्यादा। कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ पर कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा होने की वजह से हमने इस बार एस नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे लगाया था। एक अकेला है तो एस ई एस लगाओ, एक से ज़्यादा है तो एस या ई एस मत लगाओ। बहुत छोटा सा नियम है। तो यहाँ पे देखो दे प्ले क्रिकेट, दे सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे भी हमने एस नहीं लगाया क्योंकि एक से ज़्यादा है। अब बारी आती है आई की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम आई का यूज़ करते हैं तो हम इसे यहाँ पे सिंगुलर ना मान करके प्लूरल सब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ एस ई एस नहीं लगाना, या फिर आप इसे इंग्लिश का एक्सेप्शन या अपवाद भी कह सकते हैं। ये टेंस आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने यहाँ पे कर दिया आई प्लेज गेम तो गलत हो जाएगा। केवल यही एक ऐसा वर्ड है, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप एस नहीं लगा सकते। बेशक ये अकेला है फिर भी एस नहीं लगा सकते, बाकी कोई भी आ जाएगा। अजय, सोनू, मोनू, गीता, सीता, राम, सोहन, अजय, कुछ भी एक अकेला जना आएगा तो आपको एस ई एस लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। जब भी कभी आप इंग्लिश पढ़ें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो इसकी हिंदी आप अपने आप से निकाल लीजिए। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब सब्जेक्ट इस कार्य को करता है। आपके मन में हिंदी आ जानी चाहिए, सब्जेक्ट इस कार्य को करता है। अमर खेलता है, सोनू गाता है, वे खेलते हैं, वे गाते हैं। ध्यान रखना। और अमर खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट। सोनू गाता है, क्या गाता है? एक गाना। वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। एक जना हो या कई सारे जने हों, एक जना है तो एक जना इस काम को करता है, कई जने हैं तो कई जने इस काम को करता है। हिंदी यही निकलेगी। तो ये तो है सिंपल बनाने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस लगाओ, और प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो मेन वर्ब के साथ एस ई एस मत लगाओ। बस एक बहुत छोटा सा फंडा है। चलिए आइए देखते हैं इसके निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने निगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस का फॉर्मूला तो निगेटिव का है लेकिन नॉट का तो इसमें आपने कहीं यूज़ ही नहीं किया, कहीं मेंशन ही नहीं किया। आपको एक बात बता दूँ, 12 के 12 जितने भी टेंस आप पढ़ोगे उन सब में जितने भी निगेटिव टेंस बनेंगे सबका यही फॉर्मूला है, इससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। 12 के 12 टेंस में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब 12 के 12 टेंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्यों ना पहले हम इस फॉर्मूले को ही समझ लेते हैं। चलिए आइए देखिए, जब भी कभी आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको करना क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब का कॉलम आप देख रहे हैं ये वाला, इसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, NOT नॉट। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, इसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है। और जैसे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 अक्षर की आ जाए जैसे विल बी, शैल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए तो जो आपका सब्जेक्ट होगा
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 वर्ड्स में होगी, हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वही मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो नॉट लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। नॉट मतलब पहले के बाद, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। और अगर तीन वर्ड क्या जाए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो तीसरा भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, लेकिन नॉट पहले वाले के तुरंत बाद रहेगा। कभी आप ऐसे कर दें, सब्जेक्ट के बाद आपने पूरी हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद आप नॉट लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, बस सिंपल सा निगेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो चलिए आइए, जब हमने निगेटिव सीख ही लिया है तो फिलहाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना उसके कुछ निगेटिव सेंटेंस बना लिए जाएं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ निगेटिव रूल्स। निगेटिव रूल्स पढ़ने के बाद हमने निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखे, लेकिन आपको पहले बता दूँ, डू प्लस नोट को आप डोंट लिख सकते हैं, डज प्लस नोट को आप डजेंट लिख सकते हैं। और ध्यान रहे, एक सिंगल व्यक्ति हो, सब्जेक्ट आपका एक सिंगल व्यक्ति हो तो डज का यूज़ करना है, एक से ज़्यादा हो तो डू का यूज़ करना है नोट लगाने से पहले। जैसे राजू डज नॉट, एक जना है तो डज नॉट गो टू स्कूल, पहले आपका सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब के बाद जो भी सारा बचेगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि राजू डज नॉट गो, राजू नहीं जाता है। मैंने जैसे आपको सिंपल टेंस में बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी सब्जेक्ट इस काम को करता है, अभी तो कह रहे हैं हाँ करता है, ठीक है, लेकिन अब मना करना है तो एक जने के लिए डज लगा के मना कर देना है। राजू डज नॉट गो, राजू जाता है लेकिन अब डज नॉट की वजह से नहीं जाता है। कहाँ नहीं जाता है, स्कूल। अमर प्ले, अमर खेलता है लेकिन डजंट, डज नॉट का आप डजंट लिख सकते हैं, तो यानी कि आप मना कर रहे हैं कि अमर नहीं खेलता है, इससे पता चला है कि नहीं खेलता है। और जब डू और डज आ गया यहाँ पर, तो सब्जेक्ट एक जना हो या कई सारे जने हो, मेन वर्ब में आपको अब एस नहीं लगाना है, क्योंकि अब हम निगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। निगेटिव बनाते वक्त या इंटरोगेटिव बनाते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, वी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, हम नहीं क्या नहीं पसंद करते हैं, यानी हम पसंद नहीं करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, कॉफ़ी। एक से ज़्यादा जने हैं सब्जेक्ट में तो डू लगाया, एक अकेला है तो डज लगाया। बस सिंपल सा फंडा है, एक के लिए डज, एक से ज़्यादा के लिए डू, क्योंकि एक अकेला सिंगल यानी सिंगुलर, एक से ज़्यादा प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब आई को देखते हैं, आई के साथ आपको डू का यूज़ करना है, सही है। आई डू नॉट हेल्प, मैं मदद करने का काम नहीं करता हूँ, किसका, गरीबों का, यानी कि मैं गरीबों की सहायता नहीं करता हूँ। तो बहुत आसान है, आपको निगेटिव सेंटेंस समझाएं वो भी इजीली आपको समझ में आ गए होंगे, इंटरोगेटिव समझाएंगे। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल। और वैसे भी आगे समझाने से पहले मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 रूल समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको निगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 रूल बताए, और मैंने बताया कि 12 के 12 टेंस में यही रूल वर्क करेगा। अब आगे जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे निगेटिव के लिए यही रूल बार बार आपको चलेगा, और आपको ये रूल पढ़ते पढ़ते ऐसे ही याद हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरोगेटिव के भी 2 रूल हैं, और सभी 12 के 12 टेंस में वही 2 रूल शामिल होंगे। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो बनाने का नियम है वो। आप पहले उस नियम को समझिए। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस बनाने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसमें 4 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे हम लेते हैं मेन वर्ब, और चौथे नंबर पे हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा नियम है, लेकिन हमने क्या करना है, जब भी कभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले रख देना है। मतलब पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होगी, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होगी। जब ये पहले नंबर पे आ जाएगी तो ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे, कुछ इस तरीके से। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी,
दूसरे नंबर पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगी मेन वर्ब और चौथे नंबर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब हिंदी में जो आपका सेंटेंस है उसकी शुरुआत होगी क्या से। जैसे कि क्या वह रोज़ाना स्कूल जाता है, क्या तुम हर शनिवार को मंदिर जाते हो, क्या हम गरीबों की मदद करते हैं, क्या वह इस शनिवार को मेरे घर आएगा, क्या तुम जा रहे हो, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं। जब भी कभी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो यही रूल आपको फॉलो करना है। और यदि आपको हिंदी बोलते वक्त क्या से शुरू नहीं करना है, क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसे, किसको, ये शब्द अगर सेंटेंस में आ जाएं तो आपको करना क्या है, ये सेंटेंस शुरुआत में नहीं आएंगे, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। वह घर क्यों जा रहा है, अब मैंने बोला क्यों, ये क्यों शुरुआत में ना आकर के सेंटेंस के बीच में आ रहा है। वह घर क्यों जा रहा है, तो जब ये बीच में आएंगे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसे, किसको, क्या, ये सब अगर बीच में आ जाएंगे तब भी रूल तो यही अप्लाई होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। रूल तो यही अप्लाई होगा, क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको करना क्या है, ये वर्ड जब बीच में आ जाए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसे, किसको, बीच में आए तो उनकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है। और उनकी इंग्लिश को हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है। 2 रूल हैं, अगर क्या से शुरू हो रहा है तो ये वाला रूल आपको फॉलो करना है, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसे, किसको, ये वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं तब वो प्रश्न बनता है, तब वो एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिर्फ एक माइनर सा अंतर है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH फैमिली वर्ड का यूज़ करना है, छोटा सा माइनर सा अंतर है। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। 2 तरह का इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 तरह का इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया। दोनों में कॉमन क्या है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, अगर इंटरोगेटिव में नॉट लगाना पड़ जाए, जैसे कि क्या तुम बच्चों को नहीं पढ़ाते हो, अब आप बोल रहे हो नहीं पढ़ाते हो, इस नहीं के लिए नॉट तो लगाना पड़ेगा ना, तो उस नॉट को आपको कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद। और इस वाले में तुम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो, बीच में आ रहा क्यों और नहीं का यूज़ भी करना है, यानी कि उसके लिए नॉट भी लगाना है। तो इस वाले में यहाँ पे यानी कि दोनों में कॉमन है, इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, इस रूल में लगाएंगे तब भी सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। रूल सेम है, छोटा सा अंतर है, WH फैमिली वर्ड तब लगेगा जब हिंदी बोलते वक्त बीच में आ जाए क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसे, किसको, क्यों। और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो जाए तब आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या की इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है। कब, जब ये शुरुआत में आ जाए, ये बीच में आ जाए तब इसकी इंग्लिश यूज़ करनी है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है और ये मेरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो आप समझिए क्या की वजह से जो क्या से शुरू होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या तुम खेलते हो विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, क्या तुम नहीं जाते हो स्कूल। तो जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में होगी, ध्यान रखना इस बात को। और नॉट के लिए आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगा देना है, अगर निगेटिव हो तो नोट लगा देना है, निगेटिव ना हो तो नोट को नहीं लगाना है। अच्छा, अगर इस नोट को सब्जेक्ट के बाद रख देंगे कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ सब्जेक्ट से पहले ही रख दिया नोट, तो इस कंडीशन में आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट से पहले नोट लगाना ही है तो कुछ इस तरीके से लगाएं, डोंट, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा, डोंट यू गो टू स्कूल, ये आप कर सकते हो। नॉट सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले लगा रहे हो तो नॉट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में ज्वाइंट करके लिखना पड़ेगा, तो आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। अलग अलग होंगे तो सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। अलग अलग ही लिखना है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट को आपको रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डज ही हेल्प योर फैमिली। अब देखिए डज का इस्तेमाल क्यों करा, क्योंकि सिंगल आ गया, एक जना। पहले ही बताया था
एक जने के लिए, सिंगल के लिए डज लगेगा, एक से ज़्यादा होंगे तो उसके लिए डू लगेगा। डज ही नॉट हेल्प योर फैमिली, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट को पहले लाना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, डजंट ही हेल्प योर फैमिली। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। अब इसके कुछ इंटरोगेटिव रूल देख लेते हैं, आ जाइए। इंटरोगेटिव जो WH फैमिली वाले हैं, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वाई डू यू, अब देखिए WH फैमिली वर्ड आ गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड। अब आप ये सोचिए, जो WH फैमिली वर्ड है, आप सब्जेक्ट को लेकर के चलिए, सब्जेक्ट को लेकर के चलना आप। यू गो, तुम जाते हो, वाई का मतलब क्यों, तुम जाते हो क्यों, यानी कि तुम क्यों जाते हो टू ऑफिस, तुम ऑफिस क्यों जाते हो। ऑन संडेज, प्रत्येक रविवार को। वैन डज ही प्ले, वह खेलता है, वैन माने कब, कब वह खेलता है हॉकी, यानी कि वह हॉकी कब खेलता है। वाई डू यू नॉट सेल फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स को सेल क्यों नहीं करते हो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उससे भी पहले WH वर्ड, क्योंकि हिंदी बोलते वक्त यही WH वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में ना करके बीच में आया होगा, इसलिए इसका यहाँ पे प्रयोग किया गया है। whom does he not want to help, वो किसे हेल्प करना नहीं चाहता है। तो ये आपको WH वर्ड के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें भी आप देख सकते हैं नोट को मैंने यूज़ किया है। नोट को सब्जेक्ट के बाद ही रखना है और अगर पहले लगाना है तो डजंट करना पड़ेगा। whom doesn't he want to help, वह किसी मदद करना नहीं चाहता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके हो गए सारे रूल्स। अब कुछ स्पेशल रूल्स मैं बताने वाला हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे स्पेशल आपके लिए कुछ लिखे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट टेंस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज यूज़ इन इंडेफिनेट टेंसेज। अब मैंने बोला इंडेफिनेट, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं बोला, मैंने बोला इंडेफिनेट, यानी वो इंडेफिनेट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो इंडेफिनेट टेंस में ये वर्ड्स यूज़ होंगे। ये वर्ड कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होंगे। ऑफन यानी अक्सर, डेली रोज़ाना, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एवरीडे रोज़ाना। और यहाँ पे मैंने लिखा है एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब है एवरी शब्द के बाद कोई भी टाइम आ जाए। टाइम में सेकंड, आवर, डे कुछ भी हो सकता है, जैसे एवरी सेकंड, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस। अब जैसे यहाँ पे लिखा है थ्राइस ए डे, थ्राइस की जगह वंस हो सकता है, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, या ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, वंस अ ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे शब्दों में आप हमेशा, अगर ये वर्ड्स कभी भी आपको देखने को मिल जाएं तो वो टेंस हमेशा इंडेफिनेट टेंस का होना चाहिए, तो आपका टेंस सही माना जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस टेंस में आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका टेंस गलत माना जाएगा। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ देखते हैं, ही always helps the needy, वह मदद करता है हमेशा, वह हमेशा मदद करता है ज़रूरतमंदों की। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ऑलवेज से ऑलवेज वर्ड का यूज़ अगर आप कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे तो आपका टेंस बिल्कुल गलत समझा जाएगा। जैसे कि ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग द नीडी। अब देखिए, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग द नीडी, आईएनजी सेंटेंस में आईएनजी वर्ब आ रही है। आईएनजी वर्ब वाले में किसी भी सेंटेंस में कंटिन्यूस का कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, आईएनजी का कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, उसमें आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कभी ना करें, वरना आपका टेंस गलत समझा जाएगा। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। I go to temple. I go to temple twice a day.
ट्वाइस ए डे का मतलब दिन में 2 बार। आई गो, मैं जाता हूँ टू टेम्पल, मंदिर, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। दोस्तों ये रूल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अगला रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आइए उसे भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने अगला रूल आपको बताया है, परमानेंट सिचुएशन, कोई सिचुएशन परमानेंट है और वो चेंज नहीं होगी। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जो ब्रह्मांड के सत्य होते हैं, जो सभी को पता होते हैं और वो कभी नहीं बदलेंगे। साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि विज्ञान ने जो बातें हमें प्रूफ करके दिखाई हैं उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब मैं अगर परमानेंट सिचुएशन की बात करूं, अब कोई सड़क है किसी स्टेट से दिल्ली के लिए आती है, उस सड़क से होकर आप दिल्ली आ सकते हो, तो हम क्या कहेंगे उस सड़क के बारे में, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, यानी कि यह सड़क हमें दिल्ली के लिए रास्ता दिखाती है। आप ऐसा कह सकते हो। अब वो परमानेंट सिचुएशन में आएगा। द सन गिव्स अस लाइट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आएगा। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज का क्या काम है, द सन, सूर्य देता है हमें, क्या देता है, लाइट। और साइंटिफिक फैक्ट में आपका ये आ जाएगा, वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है ऑन 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात हमें साइंस ने बताई है। फायर बर्न्स, आग जलाती है। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, ये परमानेंट सिचुएशन है। आई डू जॉब हियर, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। तो परमानेंट सिचुएशन की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करें तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। और याद रहे दोस्तों, जो टेंस की शुरुआत हेयर या देयर से होगी, हेयर या देयर से होगी, हेयर या देयर से होगी, वो टेंस भी आपके ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनते हैं। जैसे हियर ही डिस्ट्रीब्यूट्स, here he distributes the meal, वह यहाँ भोजन बांटता है, वह यहाँ भोजन बांटता है। और इसमें होना ये चाहिए था, हियर के बाद डिस्ट्रीब्यूट को आपको यहाँ लगाना है। ध्यान रहे मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी है। हियर से या देयर से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करोगे तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगेगी नहीं, बस मेन वर्ब लगेगी जो सब्जेक्ट के बाद होने के बजाय सब्जेक्ट के पहले होगी। कुछ इस तरीके से देखिए, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हियर कम्स द चैंपियन, हियर कम्स द चैंपियन। और एक बात, क्रिकेट की कमेंट्रीज, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो भी दोस्तों होती हैं वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती हैं। भविष्य का कोई ओकेज़न जो कि फिक्स होता है, जैसे कि आप बताओगे कि भाई हर साल मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, हम हर महीने हम आखिरी तारीख में घूमने जाते हैं, तो फ्यूचर में आप कुछ फ्यूचर का बता रहे हो, फ्यूचर का कोई फैक्ट बता रहे हो, फ्यूचर की कोई टाइमिंग की बात कर रहे हो फिक्स कि फ्यूचर की इस टाइमिंग पे ये काम होता है, तो वो भी आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बंधुओं को दिखाइए, फैमिली में दिखाइए, अपने टीचर्स को भी दिखाइए, ठीक है। आप भी देखिए और सीखिए मेरे साथ इंग्लिश को, और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का आपको जानकारी पहले से ही मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।